बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो भी टास्क आपको दिए जा रहे हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन और एक्सरसाइज और चैप्टर, तो आप अच्छे तरीके से आप उन्हें कंप्लीट भी कर रहे होंगे। आज का जो मेरा आर्टिकल है वो एक्चुअली एक जर्नल आर्टिकल है। ये आपको बेसिकली हेल्प करेगा आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, चाहे आप बीएससी में हैं, बीएससी फोर्थ ईयर में है, चाहे आप थर्ड ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं। क्योंकि सेकंड ईयर में भी इंटीग्रेशन का एक कंप्लीट चैप्टर है, बीएससी में भी है, और फोर्थ ईयर में आपका एक्चुअली 2 से 3 चैप्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो वो चैप्टर काम करवाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको इन तमाम रूल्स के बारे में अच्छे तरीके से नो होनी चाहिए। तो आज की जो डिस्कशन है, जो बात करने में जा रहा हूँ, वो एक्चुअली रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर है। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन एक्सप्लेन करने से पहले ये आपको एक हैंड का सिंबल नज़र आ रहा है। तो ये आपको फोकस इस बात पे करवाएगा कि मैं कौन सी लाइन पे हूँ या मैं कौन सी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये याद रखें कि इंटीग्रेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लोग इसे समझते हैं कि ये कोई पहाड़ है या कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, तो ये आप जहन से निकाल दें, ये सबसे ईजीएस्ट आपका एक टॉपिक है। तो दूसरी बात ये है कि इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, ये याद रखिए, जस्ट द नेम ऑफ सिंप्लीफिकेशन। किस चीज़ की सिंप्लीफिकेशन है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ये जो आपको एक साइन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो सिंबल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर हैंड है, इस सिंबल को इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, इंटीग्रल। तो ये अंदर जो इंटीग्रल के आगे ये जो चीज़ नज़र आ रही है, इस चीज़ का नाम इंटीग्रेंट होता है। इंटीग्रेंट वो चीज़ होती है जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी होती है और आंसर निकालना होता है। और ये जो चीज़ नज़र आ रही है डी के आगे, डी डिफरेंशियल के यूज़ होता है, और आगे ये जो चीज़ एक्स नज़र आ रहा है, इसका मतलब है वेरिएबल एक्स है। तो इसका मतलब है इंटीग्रेंट कहाँ होगा, डी एक्स और इंटीग्रल के आपके जो दरमियान जो चीज़ होगी वो आपके पास इंटीग्रेंट होगा। तो मैंने कहा है, मैंने जो वर्ड यूज़ किया, इंटीग्रेशन इज द नेम ऑफ सिंप्लीफिकेशन। आपने क्या करना है, इंटीग्रल इंटीग्रेंट को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अगर डिवाइड हो रहे हैं या मजीद फार्मूलाज लग रहे हैं, ठीक है, तो आपने सिंप्लीफाई करते जाना है। जैसे ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई है। वैसे मैंने एक रूल्स के बारे में बात करता हूँ, जो तो 6 to 7 रूल्स हैं और 2 से 3 फार्मूलाज हैं, जो काफ़ी होंगे आपके इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब बात करना ये चाहूँगा मैं कि आपने जैसे बीएससी के स्टूडेंट्स ने भी करना है, 9.2 से ऑनवर्ड करना है, तो वो सारी सारी की सारी एंड तक इंटीग्रेशन है। और इसी तरह अगर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने चैप्टर नंबर 3 करना है, तो वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहली चीज़ इसको बोलेंगे इंटीग्रल, जो बीच में लिखा होगा इंटीग्रेंट, और ये आगे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का आपने जो भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो आपने फर्स्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल क्या है कि लिखा हुआ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब इसका क्या है, मतलब ये क्वेश्चन आपको मजीद एलैबोरेट करेगा। ये कहता है इंटीग्रेशन करनी है cos x की, तो मतलब क्या है कि हमने वो फंक्शन फाइंड करना है कि जिसका डेरिवेटिव लें तो cos x आए। वो फंक्शन, ऐसा फंक्शन हमने बताना है जिसका डेरिवेटिव लें तो cos x आए। एक्चुअली ये डिपेंड डेरिवेटिव के ऊपर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें डेरिवेटिव के तमाम फार्मूलाज आने चाहिए। इंटीग्रल cos x dx, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। फिर सुन लें, हमने कोशिश करनी है, वी हैव टू ट्राई, हमने ट्राई करना है, ठीक है, टू फाइंड अ फंक्शन, एक फंक्शन फाइंड करने के लिए जिसका डेरिवेटिव लें तो cos x आए। मतलब क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वट, ऐसा कौन सा फंक्शन है, डी बाई डी एक्स ऑफ वट, जिसका डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है cos x। एक्चुअली ये चीज इंटीग्रेशन है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ऑटोमेटिक, जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आप इसे वेरी इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या आएगा, अब सभी को पता है यहाँ पे कि साइन एक्स लिखें, क्योंकि हर उसको पता है जिसने डेरिवेटिव के फार्मूलाज याद किए हुए हैं कि अगर आप यहाँ पे क्या लिखें, साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो वो क्या बनेगा आपके पास, कॉस एक्स बनेगा। तो यस, आंसर विल बी, यानी कि इस चीज का आंसर क्या होगा, साइन एक्स होगा। यहाँ पे आई मिसिंग है, आई आप खुद लगा लीजिएगा जब आप राइट डाउन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। लाइक अगला क्वेश्चन, द सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, वो लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ये क्या होगा, एक्चुअली हमने क्या करना है, इंटीग्रल क्या है हमारे पास, 1। तो हमने ये देखना है कि 1 किस चीज का डेरिवेटिव है। अब दो बातें हैं, फिर सुने, मैंने क्या क्वेश्चन क्या है कि 1 किस चीज का डेरिवेटिव है। मैं 1 का डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा, कौन सी चीज है
जिसका डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर 1 आता है। एक्चुअली एवरीवन नोज दैट। हाँ जी, किस चीज का डेरिवेटिव है? अब मैंने क्वेश्चन तो कर दिया, अब हर एक के दिन में आ गया जी एक्स का। यस, क्योंकि विद दिस वेरिएबल एक्स है तो ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो हमेशा क्या होगा? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 किस चीज का डेरिवेटिव है? वो एक्स का। कॉज एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है? कॉज एक्स डेरिवेटिव है साइन एक्स का। तो हमने क्या रिजल्ट क्या डिड्यूस किया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, एक्चुअली हमने ये देखना है cos x किस चीज का डेरिवेटिव था, तो वो क्या आएगा? sin x का। आगे इंटीग्रल ऑफ 1 dx, तो 1 किस चीज का डेरिवेटिव है? वो एक्चुअली x का डेरिवेटिव है। तो इसकी इंटीग्रेशन cos x की क्या होगी? sin x। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x। एक्चुअली हमने वो रिकॉल किए फार्मूलाज डेरिवेटिव के। तो आगे आपको प्लस सी भी लिखा हुआ है। प्लस सी आपने ये अभी आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आपने हर एक जब भी इंटीग्रेशन कंप्लीट करें, इनडेफिनिट इंटीग्रल यानी कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल में आएगा, जब भी आप कंप्लीट करें तो आपने हर एक के बाद प्लस सी लिखना है। ठीक है, इसकी रीजन मैं आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में दे दूंगा। ठीक है, ये अभी आपने मेमोराइज करना है। तो इसका मतलब है हमने नोट क्या किया? वी कंक्लूड दैट, हमने इसमें से क्या रिजल्ट निकाला? फर्स्ट रूल में से, ये फर्स्ट रूल है। इन फर्स्ट रूल एफ कैपिटल, आपको ये जोर देने के लिए एफ को कैपिटल रखा हुआ है। इन फर्स्ट रूल में हमने क्या करना है? ट्राई टू फाइंड अ फंक्शन, हमने वो फंक्शन फाइंड करना है हुज डेरिवेटिव इज इंटीग्रेंड, जिसका डेरिवेटिव लें तो वो इंटीग्रेंड बन जाए। ठीक है, तो इसे इजी करने के लिए, मजीद इजी करने के लिए मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ दोबारा फार्मूलाज। किसके फार्मूलाज? डेरिवेटिव के। मसलन डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने ये देखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो वो क्या बनेगा? आप जानते हैं जी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉज एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसेकेंट इंटू कोटेंजेंट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेंजेंट एक्स। और कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होगा। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप इधर भी देखें, हमने मेमोराइज करने हैं डेरिवेटिव के फार्मूला इन फॉरवर्ड एंड इन रिवर्स ऑर्डर। डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ऑर्डर भी, इनके दोनों डायरेक्शन में आपने याद करने हैं। फॉरवर्ड तो कर ली है, फॉरवर्ड क्या है? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपने बता दिया कॉज है। अब रिवर्स क्या है? रिवर्स आपने याद करना है। आप अपने छोटे बहन को, छोटे भाई को, किसी अगर मदर फ्री है या फादर फ्री है या कोई नेबर्स आपके पास अवेलेबल है, अगर ये नहीं है तो उनको आप ये सुनाएंगे। आप उन्हें कहेंगे कि मुझसे ये सुने, पहले फॉरवर्ड में पूछे, सुने कि आप उसे सुनाती जाएंगी या सुनाती जाएंगे। क्या सुनाते जाएंगे? कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वो क्या बनेगा? कॉज एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स वो क्या बनेगा? माइनस साइन एक्स। ये फॉरवर्ड है। रिवर्स में आप वो पूछना ये चाहूंगा जैसे मैं पूछता हूँ कि कॉज एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है। क्वेश्चन दोबारा पूछें, सुने, कॉज एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है? तो किसका डेरिवेटिव है कॉज एक्स? वो एक्चुअली साइन एक्स का है। ठीक है, साइन एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है? साइन एक्स किस चीज का है? ये माइनस उधर चला जाएगा जी, वो माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव है। सीकेंट स्क्वायर एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है? हाँ जी, सीकेंट स्क्वायर एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है वो आपने सोच के बताना है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, हाँ यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है जी। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। और सीकेंट स्क्वायर एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है? वो जी टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव है। तो आपने इसी तरह रिवर्स और फॉरवर्ड आपने देखने हैं। वैसे ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो आपने याद किया हुआ जी, 1/1 माइनस एक्स स्केयर। इसका मतलब है 1/1 माइनस एक्स स्केयर, स्केयर रूट, ऊपर स्केयर रूट भी आएगा। ये किस चीज का डेरिवेटिव है? तो ये आपको आना चाहिए, ये जो चीज लिखी हुई है ये किसका डेरिवेटिव है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। इसी तरह 1/1 प्लस एक्स स्केयर, 1/1 प्लस एक्स स्केयर किस चीज का डेरिवेटिव है? हाँ जी, किस चीज का है? वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का है। तो ये चीजें एक्चुअली आपको मेमोराइज होनी चाहिए। तो ये फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर आपको आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और आप क्या लिखें? फार्मूलाज लिखें। नेक्स्ट देखें जी, हाइपरबोलिक के फार्मूलाज भी आने चाहिए आपको। ठीक है, मसलन साइन हाइपरबोलिक एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है? साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव है। और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या है? टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसी तरह ये हाइपरबोलिक इनवर्स में आपको रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों आपको आने चाहिए। जैसे जी 1/x किस चीज का डेरिवेटिव है? 1/x किसका डेरिवेटिव है? तो वो आपके पास log ऑफ x का है। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या है?
ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव वो ई की पावर एक्स ही होगा। तो मसलन अब इसी तरह आ जाए, ठीक है। मैं अब आपका ये एक एग्जांपल इम्तिहान लेने के लिए लिखा हुआ था, ये भाई हैंड ही लिख के यहाँ पे पेश कर दिया था। मसलन साइन एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, तो साइन एक्स किस चीज़ का डेरिवेटिव है? एक्चुअली साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं पूछा जा रहा, पूछा क्या जा रहा है, साइन एक्स किस चीज़ का है। तो अब आप सोचेंगे कॉस का डेरिवेटिव लें तो वो माइनस साइन होता है, ये साइन लिखा हुआ है तो एक्चुअली वो माइनस कॉस का डेरिवेटिव आएगा। वैसे कॉस एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है, ठीक है। अब किसका डेरिवेटिव लें तो कॉस एक्स आता है, वो एक्चुअली साइन का आता है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगी। इसी तरह सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है? जैसे टेंजेंट का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर, तो आंसर सीकेंड स्क्वायर, आंसर टेंजेंट एक्स है। मतलब पूछा ये जा रहा है ना, ये इंटीग्रल का मतलब पूछा जा रहा है ये चीज किसका डेरिवेटिव है, तो ये चीज आपके पास टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव है। इसी तरह सवाल ई की पावर एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है, वो ई एक्स का ही होता है। वन ओवर एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है? अब सोचें वन ओवर एक्स, तो वो आपके पास लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह ए की पावर एक्स, ठीक है, वो इसका डेरिवेटिव बनेगा। कांस्टेंट जो होंगे जो डेरिवेटिव में आते हैं वो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ए की पावर एक्स के साथ लॉग ऑफ ए भी आता है, यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में ये डिवाइड हो गया। तो फर्स्ट रूल में हमने क्या सीखा? फर्स्ट रूल में हमने ये देखा कि आपने जिस चीज़ की भी, जिस फंक्शन की भी क्या करनी है इंटीग्रेशन, तो एक्चुअली हमने सबसे पहला रूल लगाना है। पहला रूल हमें टेबल से मिल जाएगा, टेबल ये जो डेरिवेटिव के टेबल्स हैं, आपने ये देखना है कि वो जो फंक्शन जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है वो किस चीज़ का डेरिवेटिव है। तो ज़्यादा सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इस तरह लिख दिया भाई, यहाँ पे आई आता है। तो कॉस एक्स आपको समझाने के लिए वो किस चीज़ का डेरिवेटिव है, वो एक्चुअली आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स प्लस सी। एक्चुअली वन किस चीज़ का डेरिवेटिव है, तो वन आप जानते हैं जी एक्स का डेरिवेटिव है, तो एक्स प्लस सी। तो जब भी आपने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करना है तो आपने को सबसे पहले ये टेबल्स याद होने चाहिए, ये डेरिवेटिव वाले, ठीक है। और आपको ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करके अपने फर्स्ट रूल की तरफ मूव कन्वर्ट करवा देना है। तो जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये हो जाएगा। इसी तरह ये देखें, ये भी इसी में लिखा हुआ है कि वन ओवर वन माइनस एक्स के आगे डी एक्स। आपने इंटीग्रेशन नहीं करनी, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। लोग इसकी इंटीग्रेशन में पड़ जाते हैं, इंटीग्रेशन करनी नहीं, आपने एक्चुअली ये डेरिवेटिव चेक करना है कि ये चीज किस चीज का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का है, ठीक है, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का है, ठीक है। इसी तरह ये सारे ये रहने दीजिएगा बीच में, ठीक है। ये एक्चुअली माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का भी, अगर माइनस यहाँ पे हो तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का भी बनता है। तो ये लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे रहने दीजिएगा, ये माइनस वन को रहने दीजिएगा, ठीक है। ये टेंजेंट और कोटेंजेंट का मैं बता दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, ये वाली लाइन आगे चल के, ठीक है। आगे लॉग ऑफ एम एन, लॉग की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो लॉग ऑफ एम एन ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। ये इनका मतलब क्या है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उनका अगर लॉग हो तो वो उन्हें प्लस में कन्वर्ट कर देता है, और जो चीज़ अगर डिवाइड हो रही हो तो उनका पीछे लॉग हो तो वो उनको माइनस में कन्वर्ट कर देता है। आगे जी रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 आपने सीख लिया कि जिस भी क्वेश्चन की इंटीग्रेशन करनी है एक्चुअली हमने वो चेक करना है वो डेरिवेटिव किस चीज़ का है, और वो आपके डेरिवेटिव वाले टेबल्स को आपने रिवर्स और फॉरवर्ड मेमोराइज करना है, तो उसके मुताबिक आपने सिर्फ लिख लेना है। रूल नंबर 2 जी, अगर आपके पास इंटीग्रल है, पहला रूल एप्लीकेबल नहीं है, एंड रूल 2 उस वक्त लगाना है जब पहला रूल एप्लीकेबल है ना हो। तो आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई होने चाहिए, और पहले की पावर आपके पास कुछ भी है, कुछ पावर को हमने एन से रिप्रेजेंट किया है, और एन के ऊपर आगे कंडीशन लगा दी है, माइनस वन नहीं है और माइनस वन है, ठीक है। दो अलग अलग पार्ट्स में इसकी मैंने ब्रांचेस बना दी हैं। तो मैंने दोनों को डिस्कस किया है कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक की पावर है, पावर मैंने एन लिखी है, तो पावर को आपने छोड़ देना है। कैसे छोड़ा, मैंने ऊपर हाथ रख दिया। पावर के बगैर क्या चीज लिखी हुई है, ये अगर एन छोड़ दें, एन को छोड़ देना, आपने जेहन में छोड़ना है, ये नहीं कि उधर से क्वेश्चन से रेज कर देना है, ठीक है। जेन में आप उसे यानी कि इग्नोर कर दें अभी एन को। तो जब पावर को छोड़ेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। आपने देखना है क्या उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। आपके पास फंक्शन रह जाएगा, आपने क्या चेक करना है, उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो अगर तो साथ डेरिवेटिव मौजूद है, ये से यहाँ पे मौजूद है, तो आपने क्या करना है कि
फिर ये इंटीग्रल का साइन भी खत्म हो जाएगा, डी एक्स का भी। आपने इक्वल डाल के पावर में एक का इजाफा, यानी कि उस पावर में पावर एन थी एफ ऑफ एक्स में, ठीक है, जिसकी पावर थी उसमें एक का इजाफा और उसी इजाफे से डिवाइड प्लस सी लिख लें। फिर देखें कि पावर छोड़ के अगर क्या मौजूद है, साथ डेरिवेटिव मौजूद हो। पावर छोड़ के साथ क्या मौजूद हो, डेरिवेटिव। तो आपने क्या करना है, पावर में एक का इजाफा और उसी इजाफे से डिवाइड प्लस सी कर लेना है। और कंडीशन क्या लगानी है कि वो पावर जो है वो -1 के अलावा दुनिया का जो मर्जी नंबर हो उसके लिए ये बात ट्रू है। लेकिन अगर पावर आ जाती है -1, अगर पावर क्या आ जाती है -1, यहाँ पे -1 होता है, तो फिर क्या है, फिर ऊपर वाला नहीं लगेगा, फिर क्या लिखना है, log ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर पावर -1 भी छोड़ देनी है, फिर क्या लिखना है, log ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस -1 को मजीद एक्सप्लेन किया गया है। जब एन, अगर एन आपके पास -1 हो जाए तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगी, हमने स्पेसिफाइड कर दिया मजीद एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब आपके पास पावर क्या आएगी -1, तो ये क्या आ जाएगा, -1 साथ में एफ प्राइम ऑफ एक्स डी है। -1 का मतलब है ये ओवर में है, ठीक है, ओवर में होगी तो तभी तो -1 होगी, तो उसे +1 बनाए तो ये ओवर में चली जाएगी, ठीक है, ये ओवर में। एक्चुअली आपका ये जो रूल है 2a या b, इसमें दोनों बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्चुअली अब ये दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। जब ये दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो अब ये पावर -1 थी तो ये ओवर जाके एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखना है क्या नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, अगर मौजूद हो तो log ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा। अगर मौजूद हो तो क्या आएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें देखें क्या बता रहा हूँ कि यानी कि जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो, पावर उसी वक्त होगी जब ये नीचे चली जाएगी तो डिवीजन में आ जाएगी। और इसकी क्या है कि पावर छोड़ के, यानी कि ओवर वाली जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपने क्या लिखना है, जस्ट आंखें बंद करके, रूल क्या कहता है कि log ऑफ, आपने क्या लिख देना है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ये डायरेक्ट रूल है, यानी कि इंटीग्रल का साइन खत्म कैसे होगा, हमने ये रूल है बता दिया। दूसरा इसमें जब पावर -1 होगी तो उसमें ये रूल आपको बता दिया। मसलन उसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है, आगे देखें कि मसलन ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टेंजेंट एक्स आगे लिखा हुआ है सीकेंट स्केयर एक्स, तो ये सारा किसी का डेरिवेटिव है। अब आप डेरिवेटिव के टेबल में देखें तो टेंजेंट एक्स सीकेंट स्केयर एक्स नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे गए हैं, हाँ जी, टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स तो है, लेकिन वो लिखा हुआ है टेंजेंट एक्स सीकेंट स्केयर एक्स। इसका मतलब है वो जो चीज़ वहां पे लिखी हुई है, इस टेबल को हमने देखा, इसमें वो ऐसी चीज़ हमारे पास टेबल में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर फर्स्ट रूल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब दूसरा रूल लगाएं। दूसरा रूल क्या कहते हैं, अगर दो फंक्शन है तो पहले की पावर छोड़ के देखें उसका क्या साथ डेरिवेटिव मौजूद है। अब टेंजेंट की तो पावर ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, जिसकी कोई पावर नहीं है उसकी पावर 1 है और 1 नजर नहीं आती। यहाँ पे 1 आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन 1 मौजूद है इसके टॉप पे, मैंने 1 है मान लिया जी, 1 तो हर जगह पे मौजूद होता है। तो 1 छोड़ दें तो पीछे क्या रह जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट का क्या साथ डेरिवेटिव मौजूद है जी, बिल्कुल मौजूद है। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर है। एक्चुअली चेक हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या मौजूद है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो रूल क्या कहता है कि पावर छोड़ दें अगर, तो पावर के बगैर अगर साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या करना है, पावर में एक का इजाफा, 1 था तो 1 में एक ऐड करते हैं, 1 + 1 एक्स, ठीक है, आगे इसी तरह एक्स आएगा ओवर 1 + 1 + जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है तो इस ये सारा किसी का डेरिवेटिव है नहीं है जी, ठीक है, सारा हमने डेरिवेटिव के फार्मूले, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, ये पूरा किसी में है नहीं है। तो अब आप क्या करें, फिर दूसरा रूल लगाएं, इसकी पावर 3 है वो छोड़ दें। पावर छोड़ी तो पीछे आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, अब डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। क्या 1 साथ मौजूद है, तो 1 लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी चीज है जो हर एक के साथ मौजूद होती है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये, अब पावर 3 छोड़ दें, ठीक है, एक्स रह जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव ये 1 साथ, ये 1 साथ मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है, पावर छोड़ दें, पावर के बगैर इसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है। तो आपने क्या करना है, फिर इसी फंक्शन की पावर में एक का इजाफा और उसी इजाफे से डिवाइड प्लस। मसलन आगे आ जाए, साइन, एक अगली एग्जांपल भी है, मतलब साइन 7x cos x लिखा हुआ है, ये पूरा किसी का डेरिवेटिव नहीं है, रूल 1 एप्लीकेबल नहीं है। तो रूल 2 लगाएंगे। रूल 2 क्या कहता है, इसकी पावर छोड़ दो। पावर छोड़ दी तो पीछे क्या रह गया, साइन एक्स। क्या साइन एक्स का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉद एक्स ही होता है जी, बिल्कुल मौजूद है, एग्जैक्टली है। तो आप क्या करेंगे, फिर पावर में, यानी कि साइन की पावर 7 है
तो उसमें एक का इजाफा करेंगे, उसी इजाफे से डिवाइड प्लस सी। तो ये उस वक्त जब आपके पास -1 नहीं है, लेकिन अगर पावर -1 आ जाए तो इसका मतलब है ओवर में आ जाएगी। ठीक है, ऊपर -1 होगी तो ये ओवर में चली जाएगी। अब ये दो वैल्यू डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो इसका क्या नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है जब भी डिवाइड हो रही है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या मौजूद होता है, cos x बिल्कुल मौजूद है। तो आपने अगली लाइन में ये इंटीग्रल और dx खत्म कर देना है, जस्ट क्या लिखना है, log ऑफ, और आगे क्या आ जाएगा sin x प्लस सी। इसी तरह 1/x, इसका क्या होगा जी, x का डेरिवेटिव डिवाइड हो रहा है, ऊपर 1 मौजूद है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है जो ऊपर मौजूद है, हाँ जी मौजूद है, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो log ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस सी आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप इस रूल को दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो इसे राइट डाउन कर दीजिएगा। रूल नंबर 3 इसमें क्या कहता है जी, कहता है अगर इंटीग्रेंड इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स हो, ये वो कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो फिर आपने क्या करना है, इस फॉर्म में, यानी कि दो फंक्शन ऊपर भी आ जाए नीचे भी आ जाए, जैसे ये भी दो फंक्शन आए थे, ये पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए, ठीक है, हमने क्या करना है, देन वी सॉल्व, हमने इसे सॉल्व करना है कैसे, कि क्वोशंट क्या है आपके पास, ठीक है, क्वोशंट, देन वी सॉल्व, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कि आपने इन दोनों को सिंपल वर्डिंग में पहले समझाता हूं, हम इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, क्वोशंट ये पी ऑफ एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग क्यू ऑफ एक्स, अगर पॉसिबल है तो। वैसे पॉसिबल का क्या मतलब होता है, डिवाइड कब होते हैं, कि अगर ऊपर पावर और नीचे पावर क्या हो, सेम हो, तो फिर डिवाइड हो सकते हैं, या ऊपर पावर ज्यादा हो और नीचे पावर क्या हो, कम हो, तो फिर भी ये क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। तो हमने इसे सॉल्व करना है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा है, छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं में सारा आप पढ़ के आएंगे, दो वैल्यूज को डिवाइड करना हो तो क्या, वो आप इस तरह का एक साइन डालते थे, इस तरह का, इधर आप जिससे डिवाइड करना हो वो लिखते हैं, अंदर आप दूसरा लिखते हैं, तो इनको डिवाइड करते हैं। कहता है कि पी ऑफ एक्स ओवर को क्यू ऑफ एक्स आ रहे, तो आपने सिर्फ अगर पॉसिबल है तो डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया। अगर पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऊपर पावर छोटी है नीचे बड़ी है, नहीं डिवाइड होता है, तो फिर आपने क्या करना है, अदरवाइज उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन उस आपने कहाँ लिखी हुई है, देखी हुई है, वो आपने एफएससी में की हुई है सारी, तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अदरवाइज और डिवीजन कब पॉसिबल होगी, ये लिखा है, जब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, ऊपर वाले की डिग्री जो होगी वो बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, बड़ी होगी या इक्वल होगी टू द डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो तब ये होगा आपके पास। रूल नंबर 3 यानी कि डिवीजन के बारे में है। रूल नंबर 4, अगर आपके पास इंटीग्रेंट क्या आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट भी आ गया, इसकी कोई भी पावर आ गई, आगे इंटीग्रेंट, ये इंटीग्रेंट है, तो जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आ जाएगा तो आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आपके किसी रूल में कन्वर्ट हो जाएगा जो उसे सिंप्लीफाई कर देगा। तो जब भी आपके पास इंटीग्रेंट आ जाए, किस में, इंटीग्रेंट के अंदर जो लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आ जाए, तो आपने इसका क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है। फिर सुनने रूल 4 में, अगर इसमें पहले सारे रूल एप्लीकेबल नहीं है फिर ही इस ये रूल बना है, उसमें क्या कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेंट आ जाए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, जब स्क्वायर कंप्लीट होगा तो फिर ये क्या होगा, 7। तो अब ऐसे कैसे करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं, मसलन यही एक्सप्रेशन है, ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीट करने का प्रोसीजर देख लें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7, 7 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो इधर भी 7 नहीं है, इधर भी नहीं है, तो जिधर नहीं है तो इनकी ओवर में चला जाएगा, ओवर में चला गया। उसके बाद क्या करना है, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 5/7 है, जो भी कोएफिशिएंट है इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो करें हम 1/2 से मल्टीप्लाई इस कोएफिशिएंट को एक्स के, तो 5/7 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो वो बनेगा 5/14, जो भी आंसर आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्केयर इसी में ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका स्केयर 5, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर जो भी आएगा उसका स्क्वेयर जो होगा वो आपने इसमें ऐड भी कर देना इसी एक्सप्रेशन में, 5/14, और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो ये जो पहली तीन वैल्यूज आएंगी, ये एक्चुअली लिखा हुआ है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, एक्चुअली ये आपके वो 9th का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्केयर बनेगा, ये लिखा हुआ है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर,
ठीक हो गया, 5/14 का होल स्केयर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये एक्चुअली बनेगा, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस का फार्मूला बनेगा, यहाँ पे अगर माइनस आए तो माइनस का फार्मूला बनेगा। तो 7 वैसे ही आएगा। आगे क्या बनेगा, x प्लस आगे 5/14 का होल स्केयर, और आगे इनको आपने सॉल्व कर लेना है, जो भी इनका आंसर आएगा। तो रूल नंबर 4 में क्या बता रहा है कि जब भी आपके पास क्या आ जाए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जी आगे चलते हैं, एक मिनट स्क्रीन शेयर हो जाए। जी आगे रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि अगर वो क्या कह रहा है कि इंटीग्रेंट इन द फॉर्म ऑफ, इंटीग्रेंट की ये फॉर्म आ जाए, साइन स्केयर एक्स आ जाए, कॉस स्केयर एक्स आ जाए, टेंजेंट स्केयर या कोटेंजेंट स्केयर, तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। इंटीग्रेंट की फॉर्म आ जाए साइन स्केयर एक्स, तो आपने उसके लिए हमेशा ये यूज़ करना है कि 1 माइनस कास 2x/2। यहाँ पे अगर एक्स स्केयर में एंगल एक्स है तो आगे डबल आ जाएगा। अगर कॉस स्केयर एक्स है तो यहाँ पे भी एंगल लिखा नहीं है, ये लिख लीजिएगा, कॉस स्केयर एक्स है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स है तो इधर एंगल 2x आ जाएगा। अगर इधर 2x होता है तो इधर क्या आ जाता है, 4 है। यानी कि स्क्वायर में एंगल हमेशा जो एंगल होता है दूसरी साइड पे उसका एंगल डबल चला जाता है, या यहाँ पे जो एंगल होगा स्क्वायर में जाके उसका हाफ आ जाएगा। तो जब भी इंटीग्रेंट क्या आएगा आपके पास, जब भी इंटीग्रेंट क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2। अगर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, 1 प्लस कॉस 2x/2। और अगर टेंजेंट स्क्वायर एक्स आएगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। और अगर कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स आएगा तो क्या यूज करेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। हाँ जी, अगर इंटीग्रेंट क्या आ जाए, रूल नंबर 6 में हम देखते हैं, अगर इंटीग्रेंट आ जाए आपके पास इस शक्ल का, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, या ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, या एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, तो ये आपके पास कांस्टेंट है, एक्स आपके पास वेरिएबल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सी टेक्निक लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली ये लिखा हुआ है कांस्टेंट माइनस वेरिएबल स्केयर, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल स्केयर। तो आप अपने फार्मूलाज रिकॉल करें। फार्मूलाज क्या है आपके पास, मसलन आपने ये पढ़ा हुआ है नाइन्थ में कि 1 माइनस साइन स्केयर पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ा हुआ है, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ा हुआ है, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1। तो इसको देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिख 1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस ये वेरिएबल है, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल स्केयर, ये क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल स्केयर, ये क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल स्केयर माइनस कांस्टेंट। तो ये इसको देखें, अब ये एक कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल ये लिखा हुआ है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल ये क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल माइनस है कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा कंपेयर करें, आपने रिकॉल ये करना है कि इस ए को 1 ले लें, एक कांस्टेंट है 1 ले लें, तो 1 माइनस, अब जेन में सोचें 1 माइनस क्या आपने क्या रीड किया हुआ 9th 10th में, 1 माइनस साइन स्क्वायर रीड किया हुआ है, या 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर या सीकेंट स्क्वायर। तो जब आप ये अपनी जेन से थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि जी 1 माइनस साइन स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको 1 लेने तो 1 प्लस, जब भी आप सोचेंगे तो क्या पड़ा हुआ है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पड़ा हुआ है, या फिर और क्या पड़ा हुआ है, साइन स्क्वायर -1 तो नहीं पड़ा, जी नहीं, टेन स्क्वायर -1 तो नहीं पड़ा, नहीं, क्या पड़ा हुआ है, सीकेंट स्क्वायर -1। तो इनको इनके साथ आपने क्या करना है, कंपेयर कर लें। कंपेयर करके देखा कि 1 माइनस साइन आता है, तो यहाँ पे एक्स को आप सब्सटीट्यूशन करेंगे ए साइन थीटा यूज करते हैं, यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। 1 प्लस क्या पड़ा हुआ है जी, टेंजेंट पड़ा हुआ है, 1 प्लस टेंजेंट होता है, तो एक्स को क्या पुट करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ए स्केयर है तो ए आ जाएगा उसका स्केयर रूट लेके। और इसी तरह यहाँ पे एक्स की जगह पे सीकेंट स्केयर आ सकता है, सीकेंट स्केयर -1 पड़ा हुआ है, तो एक्स की जगह पे क्या यूज करेंगे, ए सीकेंट थीटा। और अगर हाइपरबोलिक में यूज करना चाहें तो वो एडवांटेज भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए ये लिखा हुआ है कि 1 को क्या लिखा है, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, तो वो एक्चुअली ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसी तरह तो एक्स की सब्सटीट्यूशन इसके मुताबिक होगी। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है। इधर गया जी, ये कि आपने सब्सटीट्यूशन कैसे करनी है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, इसका प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रूल नंबर 7 में क्या कहता है कि अगर आपके पास पहले 6 रूल एप्लीकेबल नहीं है, पहला लगाया दूसरा लगाया फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता,
तो आपने देन इफ ऑल अबव 6 रूल्स आर नॉट वैलिड, अगर वो वैलिड ना हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट उठा के ये लगा देना है, अगर वो वैलिड नहीं है देन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये नेक्स्ट रूल आप तब यूज करेंगे। उसके लिए क्या कहता है, फॉर दिस वी यूज द फॉलोइंग रिलेशन, आपने नीचे वाले रिलेशन यूज करने हैं। वो रिलेशन क्या है कि आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमेशा दो फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। एक का नाम एफ ऑफ एक्स रख दिया और एक का नाम जी ऑफ एक्स रख दिया। आपके पास कितने फंक्शन होने चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए? दो फंक्शन होने चाहिए। और वो इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, वो कहता है फिर इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे कैसे, आगे बता रहा है वो इक्वल होगी। वो कहता है पहला फंक्शन सेम यानी कि एफ ऑफ एक्स सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी सेकंड, माइनस आगे आएगा इंटीग्रल, आपने इंटीग्रल लगाना है, आगे ब्रैकेट आ जाएगी, ये ब्रैकेट इधर से शुरू होकर इधर खत्म हो जाएगी। आगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, आपके पास ये आ जाएगा। जब भी आपके पास क्या होंगे, जब भी पहले 6 रूल वैलिड ना हो तो आपने हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपके पास कितने फंक्शन होने चाहिए? दो फंक्शन होने चाहिए, एक का नाम एफ ऑफ एक्स है और एक का नाम जी ऑफ एक्स है। तो वो लगानी कैसे है, वो ये कहता है कि जब भी आपके पास, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो दो फंक्शन आ जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट लिखना है आपने, जिसे आपने फर्स्ट फंक्शन रखा है, ठीक है। और सेकंड की इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, ये सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का ले लेना है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करनी है सेकंड की, और होल का आपने डी एक्स इंटीग्रल, इधर डी एक्स आ जाएगा। बाद आफ्टर फर्स्ट फंक्शन को यू लिखते हैं और सेकंड फंक्शन को वी, तो यू सेम इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल, होल की इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये रूल उस वक्त यूज करना है जब पहले 6 रूल वैलिड ना हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू सेलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हम कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये चीज याद रख लेनी, आई लेट, आई लेट आपको बताएगा कि हम फर्स्ट फंक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो आई स्टैंड फॉर इनवर्स, यानी कि ये इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन हो, ये याद रखें। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है उसमें दो फंक्शन है एक इनवर्स है, तो इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा। लेकिन अगर इनवर्स नहीं है तो आगे वाला जो एल, एल बताएगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा। तो एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन अगर इनवर्स नहीं है तो फिर क्या आएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होंगे, फर्स्ट फंक्शन होंगे। अगर लॉग भी नहीं है और इनवर्स भी नहीं है तो फिर ए वाले कौन से है, अर्थमेटिक फंक्शन। अर्थमेटिक फंक्शन कौन से होते हैं, जो एक्स की पावर में होते हैं, मसलन एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 200, एक्स 1, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 3, ठीक है। अगर इनवर्स भी नहीं है और लॉग भी नहीं है, फिर एक्स की पावर वाले पोलिनोमियल अर्थमेटिक फंक्शन आपके पास आ जाए। अगर वो भी नहीं है, अगर क्वेश्चन में वो भी नहीं है तो फिर कौन से होंगे, फिर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। टिग्नोमेट्री फंक्शन मसलन वो कौन से होंगे, मसलन लॉग भी नहीं है, अर्थमेटिक भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं, मसलन साइन एक्स आ जाता है और आगे एक्सपोनेंशियल आ जाता है ई की पावर एक्स, ठीक है। तो टी स्टैंड फॉर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, फर्स्ट फंक्शन होंगे, और अगर वो भी नहीं है तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्स्ट होंगे। अब एक बात यहाँ पे आपने मेमोराइज कर लेनी है, मसलन आपके पास ये पहले तीन ही नहीं है, इनवर्स भी नहीं है, लॉग भी नहीं है, अर्थमेटिक भी नहीं है, आपके क्वेश्चन आ जाता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो वहां पे आपने ये चीज याद रख लेनी है कि जिसे मर्जी फर्स्ट ले लें, रूल के मुताबिक तो ट्रिग्नोमेट्री लेना है, बाद में एक्सपोनेंशियल। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, रूल भी तो मैं नहीं बनाया, ठीक है, किसी और ने तो नहीं बताया बनाया, तो इसलिए मैं ही बता रहा हूँ कि टी या एक्सपोनेंशियल में से जिसे मर्जी आप फर्स्ट रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल आ जाएंगे तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 टाइम यूज होगी, ठीक है। जब दो मरतबा यूज करनी है और जिसे आपने फर्स्ट टाइम फर्स्ट फंक्शन लिया है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट लिया तो अगली मरतबा भी ट्रिग्नोमेट्री को ही फर्स्ट फंक्शन लेना है। और अगर आपने पहली मरतबा इंटीग्रेशन लगा के एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट रखा है तो अगली मरतबा भी एक्सपोनेंशियल को ही क्या रखना है, फर्स्ट रखना है। ये कौन से क्वेश्चन में दो मरतबा यूज होगी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, उसमें बस दो मरतबा यूज करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन बनेगा और फिर आप उसका सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हाँ जी, ये था हाउ टू सेलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आई लेट वाला आप यूटिलाइज करेंगे। आगे आ जाता है हाउ टू सेलेक्ट द सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन किसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। हम हमेशा सेकंड फंक्शन उसे लेंगे जिसकी इंटीग्रेशन इजी होती है।
मसलन आपके पास सीकेंड क्यूब एक्स इंटीग्रेशन आ जाती है, तो उसे हम लिख लेते हैं सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड स्केयर एक्स, सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड स्केयर एक्स। अब इसमें मुझे ये सीकेंड स्केयर एक्स का पता है, इसकी इंटीग्रेशन ईजी है क्योंकि ये डेरिवेटिव है किसका, टेंजेंट एक्स का। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स आ जाए तो ये देख एक्चुअली चेक करना होता है किस चीज़ का डेरिवेटिव है, तो एक्चुअली टेंजेंट एक्स का वो डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि सीकेंड स्केयर एक्स हम कैसे यूज़ करेंगे, एज अ सेकेंड फंक्शन यूज़ करेंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें पहले 6 रूल वैलिड नहीं है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही लगता है लेकिन सेकंड फंक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन सेकंड फंक्शन मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वन को एज अ सेकंड फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, वन को बतौर सेकंड फंक्शन हम यूज करके आप अपनी इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे। कब, जब पहले 6 रूल वैलिड ना हो तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज होती है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए क्या करते हैं कि दो फंक्शन होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड, और अगर आपके पास सेकंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, वन को एज अ सेकंड फंक्शन यूटिलाइज करेंगे। और हाउ टू सेलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन, उसके लिए आई लेट वाला ये आपको बता दिए, लिखा भी हुआ है, मेमोराइज भी कीजिएगा। और अक्सर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें वो दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे टिग्नो क्यूब है, इसे इस तरह लिख लिया, इसकी इंटीग्रेशन इजी है तो वो फंक्शन हम सेकंड लेंगे जिसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इजी होगी। तो ये इंटीग्रेशन के 7 रूल हैं। आगे फार्मूलाज के बारे में अगर आप देख लें तो इंटीग्रेशन के ये मैंने यहाँ पे 2 फार्मूलाज भी लिखे हैं, ठीक है, ये भी आपके आगे यूटिलाइज होंगे। मसलन आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो हमेशा याद रखनी है, लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। इंटीग्रेशन एक्स ये फार्मूले के तौर पे आपने याद रखना है, जब भी सीकेंड एक्स आ जाएगा उसकी इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि सीकेंड किसी का डेरिवेटिव नहीं है। सीकेंड का डेरिवेटिव मौजूद है लेकिन ये खुद किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। इसी तरह कोसेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ कोसेकेंड एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंड प्लस टेंजेंट, और कोसेकेंड की क्या होगी, लॉग ऑफ कोसेकेंड माइनस कोटेंजेंट एक्स होगी। और इसी तरह अगर फार्मूला 2 में जाएं तो इसमें इस ये टाइप आ जाती है, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, ये आ जाए तो आपने क्या लिखना है, आपने इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स ओवर टू, देखिए इधर भी एक्स ओवर टू, इधर भी एक्स ओवर टू, इधर भी एक्स ओवर टू। उसके बाद आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन सेम, आगे ये क्वेश्चन उठा के लिख दिया, इधर भी यही क्वेश्चन लिखती है, इधर भी यही क्वेश्चन लिखती है। आगे ये ए स्केयर प्लस क्या है, तो प्लस ए स्केयर ओवर टू, इधर ए स्केयर प्लस क्या है तो प्लस ए स्केयर ओवर टू, इधर ए स्केयर माइनस क्या है तो माइनस ए स्केयर ओवर टू। यानी कि फिर सुने कि अगर आपने इनकी इंटीग्रेशन करनी है इन चीज़ों की, ये आपने याद करनी है, तो आपने क्या लिखना है, एक्स ओवर टू हर एक में, और उसके बाद क्वेश्चन सेम, प्लस कांस्टेंट स्केयर ओवर टू, प्लस कांस्टेंट स्केयर ओवर टू, इधर कांस्टेंट माइनस में आ रहा है तो माइनस कांस्टेंट स्केयर ओवर टू। आगे से ओवर में लेके जाएं, ओवर में लेके जाएं तो वन ओवर जेन में लेके जाना है, तो ए को वन ले लें तो वन ओवर वन माइनस एक्स के, तो ये किस चीज का डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स का, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन इनवर्स, ये गलत लिखा हुआ है जी, एक्स ओवर ए आता है, इसके ओवर में ए आएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी। और आगे इसी तरह अगर इसकी करनी पड़े तो ये सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए आएगा, ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए आ जाएगा। लेकिन लॉग फॉर्म में लिखनी है तो लॉग फॉर्म में क्या होगा, आपने लिखना है ए स्क्वायर ओवर टू लॉग ऑफ, आगे क्या लिखना है, एक्स प्लस अपना क्वेश्चन, एक्स प्लस अपना क्वेश्चन, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, यानी कि ओवर ए आ जाएगा। इसी तरह इधर भी log ऑफ एक्स प्लस आपका क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, ओवर ए प्लस सी, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। इधर ओवर ए आता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए आएगा आपके पास, ये आप करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन का दूसरा फार्मूला है। तो दो फार्मूले हैं, दो ही इसके बाद मजीद हैं, तो वो जो आते जाएंगे तो हम लोग क्या करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। फिर सुन ले, एक्स ओवर टू क्वेश्चन सेम प्लस ए स्क्वायर ओवर टू, इन दोनों के लिए लॉग ऑफ एक्स प्लस आपका क्वेश्चन ओवर ए प्लस सी, इधर भी लॉग ऑफ एक्स प्लस आपका क्वेश्चन ओवर ए प्लस सी माइनस, ये वैसे ही आ जाएंगे। तो बेस्ट विशेज, आप इन रूल्स को लिख लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, बड़े इजी करके एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। 7 रूल बताए हैं और 2 फार्मूलाज बताएंगे। रूल कब एप्लीकेबल होंगे, जब पहले वाले रूल एप्लीकेबल ना हो तो फिर ये होंगे। थैंक यू सो मच, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।